नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। करोड़ों मेहनतकश मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। श्रम कार्ड योजना के तहत अब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह योजना उन मजदूरों के लिए वरदान है जो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने लाखों कामगार परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, एसआईपीएफ के जवान और भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड में निबंधित श्रमिक भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकेंगे। इस फैसले से राज्य के 17 लाख से अधिक कामगार परिवार सीधे तौर पर कवर हो जाएंगे। पटना में कड़ाके की ठंड के कारण अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ अभियान धीमा पड़ गया है। इसका फायदा उठाकर बालू माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिससे अवैध बालू का धंधा तेज हो गया है। हालांकि निर्माण कार्य ठप होने से बालू की मांग कम हुई है और कीमतें भी घटी हैं। लोग भविष्य के लिए बालू का भंडारण कर रहे हैं, जबकि प्रशासन माफिया पर नकेल कसने के लिए ड्रोन और सूचना तंत्र का उपयोग करने की बात कह रहा है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जीवन प्रमाणीकरण के लिए सीएससी सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक अपनी पेंशन बंद होने के डर से कतारों में लगे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाणीकरण की कोई अंतिम तिथि नहीं है और यह एक सतत प्रक्रिया है। लाभार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और देरी से पेंशन नहीं रोकी जाएगी। सीएससी संचालकों को संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। अब वे अगरबत्ती, जूते, चप्पल जैसे उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं। 10 जिलों में 19 पुनर्वास गृह संचालित हैं, जहां भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा मिलती है। सरकार 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण भी दे रही है, जिससे भिक्षुक सम्मानजनक जीवन जी सकें। पहाड़ी बर्फबारी से पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक कोल्ड डे और घने कोहरे का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। 24 उत्तरी जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। बिहार के सरकारी सेवकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मिलने की उम्मीद है। वे 1 जनवरी 2026 से पात्र होंगे। हालांकि रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। इससे राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर लगभग 2 होने की चर्चा है। महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने पर मूल वेतन में जुड़ जाएगा, जिससे वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। संजय सरावगी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कार्य समिति के गठन की उम्मीदें बढ़ी हैं। पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 1.5 साल तक इसका गठन नहीं कर पाए थे। सरावगी से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन साधने की अपेक्षा है। शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मधेपुरा समाहरणालय ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की नियुक्तियों में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई, जिसमें बिचौलियों ने लाखों रुपये वसूले।
बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नामकरण से महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। माधव ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस पोस्ट से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि यूजर्स इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि वह परिवार और राजनीति दोनों से नाता तोड़ रही हैं। बिहार क्रिकेट टीम विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में पहुंचने से बस एक कदम दूर है। प्लेट ग्रुप में लगातार 5 जीत दर्ज कर टीम फाइनल में पहुंच गई है, जहां 6 जनवरी को उसका मुकाबला मणिपुर से होगा। वैभव सूर्यवंशी, शकीबुल गनी, पीयूष सिंह और सूरज कश्यप जैसे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से टीम ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें 574 रनों का ऐतिहासिक स्कोर भी शामिल है। एक और जीत बिहार को चैंपियन बनाएगी और अगले सत्र में एलीट ग्रुप में जगह दिलाएगी। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और निबंधित निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब इन सभी पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस निर्णय से बिहार में 17 लाख से अधिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ठंड के मौसम में ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, चक्कर और चेहरे के लकवे के मामले बढ़ रहे हैं। पीएमसीएच के डॉ. गुंजन कुमार ने सलाह दी कि सुबह नहाते समय पहले पैरों पर पानी डालें, फिर ऊपर की ओर बढ़ें, जिससे ब्रेन हैमरेज का खतरा कम होता है। उन्होंने अनियंत्रित शुगर, बीपी और माइग्रेन जैसी समस्याओं पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में अब जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खुलेंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के निरीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया, जहां उन्होंने खाने की खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। इन कैंटीनों से यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह पहल महिलाओं के स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी और बस डिपो की छवि सुधारेगी। पटना पुलिस लाइन में भी यह सुविधा शुरू होगी। राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने बिहार में अपराध वृद्धि का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद 21 से 30 नवंबर तक 10 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हुई। चोरी, डकैती, दुष्कर्म जैसी अन्य घटनाएं भी बढ़ी हैं। तेजस्वी यादव के लौटने की सुगबुगाहट से कार्यकर्ता उत्साहित है और सरकार को घेर रहे हैं। बिहार में रेल ओवर ब्रिज आरओबी निर्माण में समन्वय की कमी से परेशानी हो रही है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रेलवे को भेजे गए 4 आरओबी के डिजाइन गुम हो गए हैं, जिससे काम रुका हुआ है। डिजाइन की स्वीकृति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, जिससे लागत बढ़ रही है। अब पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने 90वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अन्य मंत्री और नेता उपस्थित रहे। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के काम की सराहना की। शकुनी चौधरी ने लव कुश समीकरण और नीतीश कुमार के उदय को याद किया, कहा कि उनका सपना पूरा हुआ। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ। मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को निगरानी विभाग ने 19,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम 4 दिनों से रेकी कर रही थी। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संतोष कुमार शाह ने रिश्वत की रकम पहुंचाई। निगरानी टीम ने मौके पर मौजूद होकर बातचीत रिकॉर्ड की और पैंट में रखी रिश्वत की राशि जब्त कर ली। अधिकारी को पटना ले जाया गया, जहां उनके आवास की तलाशी ली गई। भागलपुर क्रिकेट लीग बीसीएल को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने नियमों के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित कर रोक दिया है। खिलाड़ियों की नीलामी, बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों की भागीदारी और लाइव टेलीकास्ट जैसे गंभीर उल्लंघनों के चलते यह कार्रवाई हुई।
बीसीए ने इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर कार्रवाई और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बिहार के 23 जिलों और अनुमंडलों में नए अभियोजन कार्यालय भवनों का निर्माण होगा। गृह विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर सभी डीएम को भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के सदर और पश्चिमी अनुमंडल में भी कार्यालय बनेंगे। लगभग 4000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इससे कामकाज सुचारू होगा और अभिलेखों का बेहतर रखरखाव हो सकेगा। पटना के गर्दनी बाग और बाईपास सिपारा में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो गई है। वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक घरों को गैस मिल रही है और जल्द ही पूरे इलाके को कवर किया जाएगा। गेल इंडिया के अनुसार फतुहा में औद्योगिक इकाइयों को भी जल्द ही पीएनजी मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। नौबतपुर से बेहटा तक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। शिक्षा विभाग पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी कर रहा है। इस बार का थीम उन्नत बिहार उज्जवल भविष्य है। समारोह में स्कूलों की बालिका बैंड टीम और कराटे प्रशिक्षित लड़कियां अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। विभाग अपनी विभिन्न शिक्षा योजनाओं को झांकी और पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, जिसमें मध्याह्न भोजन, साइकिल योजना और शिक्षक नियुक्ति जैसी पहलें शामिल हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के चेयरमैन डॉ मोंटू पटेल से जुड़े 5400 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले के तार बिहार से जुड़ गए हैं। सीबीआई को डॉ मोंटू की डायरी में बिहार के संपर्क सूत्र मिले हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर बिहार के सभी फार्मेसी कॉलेजों की सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि कई निजी कॉलेज बिना पर्याप्त सुविधाओं के चल रहे हैं और पीसीआई ने ऑनलाइन निरीक्षण के आधार पर मान्यता दी है। बिहार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीसी एंड ईबीसी कल्याण विभाग द्वारा बखरी, बेगूसराय में ओबीसी गर्ल्स +2 आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह विद्यालय 520 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन प्रदान करेगा, जिससे वे बिना किसी आर्थिक या सामाजिक दबाव के पढ़ाई कर सकें। जीविका के सहयोग से पोषण और स्वच्छता सुनिश्चित होगी। यह पहल सामाजिक समानता और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सुशील मोदी के ईमानदारी, पारदर्शिता और बिहार के विकास में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। उन्हें बिहार की राजनीति का मजबूत स्तंभ बताया गया। पटना नगर निगम ने मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के बकायेदारों पर सख्ती शुरू कर दी है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान न करने वालों को 7 दिन में बकाया चुकाने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर बिजली पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। 278 दुकानों कार्यालयों पर 3 करोड़ 66 लाख रुपये बकाया हैं, जिसका भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले डोज दिया जाएगा, फिर भी बात न बनी तो डोजर और बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि गरीबों की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। फर्जी कागजात से भूमि विवाद फैलाने वालों पर केस दर्ज होगा। बक्सर में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिलाधिकारी साहिला ने अहम फैसला लिया है। जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 5 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक बंद रहेंगी, बजे तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। बक्सर में एक ट्रक चालक ने यातायात नियंत्रण में लगे पुलिस पदाधिकारी रोहित कुमार को कुचलने का प्रयास किया। 2 दिन पहले चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अधिकारी को धमकी दी थी, क्योंकि उसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया था।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक गोविंद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल में गैर मजरूआ सरकारी जमीन का अवैध दाखिल खारिज सामने आया है। कानून के खिलाफ जाकर 2 अलग अलग खातों में कुल 7 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी को साक्ष्य सहित मामले से अवगत कराया गया है। यह गड़बड़ी अंचल कार्यालय के ऑपरेटरों और एक राजस्व अधिकारी की मिली भगत से हुई है, जो निजी आवासों से काम कर रहे थे। अंचल अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा को पारदर्शी बनाकर यूपीए से 4 गुना अधिक पैसा खर्च किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 3,222 करोड़ दिन का रोजगार दिया और 8.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि यूपीए ने 1,660 करोड़ दिन काम और 2.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। सिंह ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर राम के नाम से दिक्कत होने का आरोप भी लगाया। भोजपुर जिले में अवैध हथियारों के साथ इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। करनामेपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव निवासी गंगा सागर यादव को गिरफ्तार किया गया है। फोटो में 4 हथियार दिख रहे थे, लेकिन अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस 3 अन्य आरोपियों सनोज, जितेंद्र और अखिलेश यादव की तलाश कर रही है, जिन पर लोगों में भय फैलाने का आरोप है। भोजपुर जिले में वित्तीय अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई हुई है। 2009 से 2021 तक 44 लाख रुपए के खर्च का हिसाब न देने वाले 7 प्रखंडों के नाजिरों का दिसंबर का वेतन रोक दिया गया है। डीएम के निर्देश पर उदवंत नगर, गढ़हनी, संदेश, पीरो, तरारी, आरा और बिहिया के नाजिरों को स्पष्टीकरण के साथ वाउचर और डीसी बिल जमा करने को कहा गया है। यह राशि उपस्कर खरीद और पंचायत चुनाव में खर्च हुई थी। भागलपुर में सरकारी जमीनों पर वर्षों से अतिक्रमण है, जिसमें रेलवे, नगर निगम और एनएच की भूमि शामिल है। ठोस कार्य योजना के अभाव में राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम के बाद अब जिला प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद जगी है। निगम की कई जमीनों पर तो कॉलोनियां तक बस गई हैं और तालाबों का निजी उपयोग हो रहा है। कोइलवर में 266 करोड़ की लागत से बने नए 6 लेन पुल पर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे न होने से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। रात में पुल पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के लिए हादसे का खतरा बढ़ जाता है। दैनिक जागरण की टीम ने निरीक्षण में यह स्थिति पाई। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। आरा जंक्शन पर देश का चौथा अत्याधुनिक वॉशिंग पिट तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण सोमवार को होगा। यह पिट ट्रेनों की नियमित और तेज सफाई सुनिश्चित करेगा। साथ ही दानापुर रेल मंडल में पहली बार 18 आधुनिक यंत्रों से लैस निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है। अमरपुर, बांका में पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति में बड़े घोटाले का संदेह है। गैर रैयतों के नाम पर धान खरीद दिखाकर करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा है, जिससे वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। फतेहपुर पैक्स में अनियमितता सामने आने पर बैंक एमडी ने जांच टीम गठित की। तूफान से फसल खराब होने का बहाना बनाकर किसानों से धान नहीं खरीदा जा रहा, वे बिचौलियों को सस्ते में बेच रहे हैं। रविवार देर शाम दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी संजय सोनी को ब्रह्मस्थान के पास लूट लिया गया। अपराधियों ने डंडे से हमला कर उनसे लगभग 350 ग्राम सोना और 1,50,000 रुपए नकद छीन ली। लूटे गए सोने का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गोपालगंज में अलाव से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग की घर जलकर राख हो गया। बैकुंठपुर के हेमू छपरा गांव में 74 वर्षीय गुदर राय की खाट में अलाव से आग लगने से झुलस गई। वहीं बरौली के बगेजी गांव में अलाव की चिंगारी से एक घर में आग लग गई, जिससे करीब 3 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जनांदोलन की चेतावनी दी है। थावे प्रखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अंचल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा ने थावे बाजार और जंगल क्षेत्र में 236 अतिक्रमणकारियों को प्रथम नोटिस जारी किया है। थावे बाजार में 4.26 डिसमिल और जंगल के पास 4.01 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। गोपालगंज शिक्षा विभाग ने यूडायस पोर्टल पर छात्र विवरण प्रविष्टि में लापरवाही बरतने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्धारित 6 जनवरी तक डेटा अपलोड न करने पर ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और यूडायस कोड भी निरस्त हो जाएगा। विभाग ने बताया कि कई स्कूलों ने कक्षा 1, 6, 9 और 11 के छात्रों का विवरण अभी तक दर्ज नहीं किया है, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है। मंत्री श्रेयसी सिंह ने उत्तराखंड के एक मंत्री पति द्वारा बिहारी महिलाओं पर दिए बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा पर संयम जरूरी है। साथ ही उन्होंने बिहार में खेल विकास योजनाओं, स्पॉन्सरशिप पोर्टल, एकलव्य कॉलेजों और आईटी सेक्टर में निवेश की जानकारी दी। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने पर भी टिप्पणी की। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में शिक्षकों की भर्ती निकली है। गणित, हिंदी, रसायन विज्ञान, इतिहास और विज्ञान विषयों के लिए पद उपलब्ध हैं। चयनित शिक्षकों को मूल वेतन के अतिरिक्त प्रतिदिन 1000 रुपये भत्ता, निःशुल्क भोजन और आवास मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार 6 जनवरी 2026 को जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 6 बजे उपस्थित हों। वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यह शिक्षकों के लिए एक आकर्षक अवसर है। रामपुर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1700 से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें सरकारी कर्मी, आयकर दाता और पीएम किसान योजना के लाभुक शामिल हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि सत्यापन के बाद इन सभी के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जाएंगे। अपात्रों को स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा वसूली की जाएगी। कैमूर जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आरण की किस्तें न चुकाने वाले 500 लाभुकों पर प्रशासन सख्त हो गया है। इनमें से 61 पर सर्टिफिकेट केस और 20 पर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई शुरू की गई है। 1 सप्ताह में भुगतान न करने पर संपत्ति नीलाम कर सरकारी राशि वसूली जाएगी। ऐसे लाभुक भविष्य में किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। डीएम ने अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। किशनगंज में जल संरक्षण हेतु तालाब निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 में 40.35 हेक्टेयर भूमि पर तालाब बनाने का लक्ष्य है, जिसमें मत्स्य विभाग और मनरेगा सहयोग कर रहे हैं। इन तालाबों से बारिश के पानी का संरक्षण होगा, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। मछुआरों को नाव, जाल और वाहन पर सब्सिडी भी मिलेगी, जिससे जल संरक्षण और आजीविका दोनों सुनिश्चित होंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए किशनगंज में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े मामलों की जांच तेज कर रही है। तीसरे दिन भी कटिहार और किशनगंज के कई लोगों से पूछताछ जारी रही। यह कार्रवाई फुलवारी शरीफ मामले से जुड़ी है, जिसमें पूर्व पीएफआई प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी की गिरफ्तारी हुई थी। किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेल लाइन दोहरीकरण और कुमेदपुर अलुवाबाड़ी रेल लाइन परियोजना पर बैठक हुई। इसमें न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें रेल शेड भी शामिल होगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे रेल परिचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्री व माल परिवहन सुगम होगा।
ठाकुरगंज को भविष्य में अररिया से जोड़कर प्रमुख जंक्शन बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में मल्टी कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कटिहार सदर अस्पताल में दो बहनों के बीच पति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मोहम्मद रियाज ने अपनी पहली पत्नी शहजादी खातून को छोड़कर उसकी छोटी बहन शबनम खातून से शादी कर ली थी। शबनम को मेडिकल जांच के लिए लाया गया था, तभी दोनों बहनें आमने सामने आ गईं। मां ने रियाज पर शबनम के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार के शिवनगर इस्लामपुर में जमीन बंटवारे के विवाद में एक बेटे और उसकी पत्नी ने अपनी 65 वर्षीय मां और भाई पर तेजाब से हमला कर दिया। भवानी देवी और विजय कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विवाद लंबे समय से चल रहा था। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के बढ़िया में जनसंवाद किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध, भ्रष्टाचार और भूमि माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भूमि विवादों और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान 14 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। मधेपुरा के आलमनगर में कपसिया और खगड़िया के सतीश नगर के बीच 25.13 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर लंबा पीपा पुल बन रहा है। यह पुल मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिलों की कुल 30 पंचायतों के लगभग 4 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा। इससे आलमनगर का सीधा जुड़ाव NH 31 से होगा और भागलपुर खगड़िया की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। निर्माण कार्य नवंबर में शुरू हुआ और जनवरी अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। संग्रामपुर, मुंगेर में जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि के दाखिल खारिज मामले में अंचल अधिकारी ने FIR दर्ज कराई है। 1996 में फर्जी केवाला दिखाकर स्वेच्छाई नागेश्वर राम के नाम पर भूमि का दाखिल खारिज हुआ था। शिकायत के बाद जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद नागेश्वर राम के पुत्र हंसराज राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी फरार है और प्रशासन ऐसे अन्य मामलों की भी जांच कर रहा है। बेन बाजार स्थित एक मकान में नकली फॉर्च्यून, गगन एक्टिव रिफाइंड और बजाज अलमंड तेल बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। बेन थाना पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 240 लीटर नकली तेल, पैकेजिंग सामग्री और खाली डिब्बे बरामद किए। मकान मालिक लखन प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है, जिससे उन्हें शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। अभिभावकों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार को देश के शीर्ष 5 राज्यों में लाने का लक्ष्य है। सिलाव में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण समापन पर उन्होंने 25 राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र व औजार दिए। यह प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन के तहत सुरक्षित भवन निर्माण तकनीकों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। नालंदा में पर्यटन और यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसमें सालेपुर से राजगीर तक 26.66 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, राजगीर खेल परिसर से वीरायतन तक नई सड़क और नूरसराय सिलाव रोड पर 5 बाईपास शामिल हैं। पूर्णिया के भवानीपुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान महज 7 दिनों में विफल हो गया। बस स्टैंड के पास हटाई गई अवैध कब्जे वाली जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने फिर से कब्जा कर लिया और होटल भी खोल दिया। इससे SDDDH संकरी हो गई हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने स्थायी निगरानी की मांग की है। संझौली, रोहतास के चैता बहोरी में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार रोहतास क्लब पूजा समिति फ्रांस के पिंक हाउस की तर्ज पर भव्य पंडाल बना रही है।
इस पर करीब 2.5 लाख रुपए और विद्युत सजावट पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। आधुनिक लाइटिंग और आकर्षक सजावट लोगों को दूर से ही आकर्षित करेगी। भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सासाराम के राकेश कुमार रोशन और उनके दोस्त कृष्ण मोहन ने लैंड ट्रैकर ऐप बनाया है। यह ऐप डिजिटल और एआई तकनीक का उपयोग कर जमीन प्रबंधन को आसान एक बनाता है। यह किसानों और रैयतों को अपनी भूमि की निगरानी करने, सीमाओं को ट्रैक करने और किसी भी असामान्य बदलाव पर अलर्ट प्राप्त करने में मदद करता है। रोहतास के पूर्व नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों की बेटियां अब सुरक्षा बलों में शामिल हो रही हैं। हाल ही में होमगार्ड बहाली में 35 युवतियों ने सफलता पाई है, जबकि पहले भी कई बिहार पुलिस में चयनित हुई हैं। मोहित कुमार पांडेय निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण देकर इन बेटियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और अभिभावकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। यह बदलाव क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया है, जहां बेटियां देश सेवा का जज्बा दिखा रही हैं। रोहतास में गरीब परिवारों की बेटियों को बिचौलिए चंद पैसों के लालच में राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में उम्रदराज पुरुषों से ब्याह रहे हैं। शादी के बाद इन लड़कियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई बेटियां यातनाएं सहकर वापस अपने घर लौट आई हैं, जहां वे अपनी आपबीती सुनाती हैं। प्रशासन ने ऐसी ठगी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अपील की है। सोमवार को सराफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अगर आप मंडे को सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं आज का ताजा भाव। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने व चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह सोने की कीमत में 1,580 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट और चांदी के भाव में 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। शनिवार शाम को 24 कैरेट का भाव 1,35,970 रुपये और चांदी का रेट 2,41,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर एक बंद हुआ था। अगर आप 5 जनवरी 2026 को सोना खरीदने के लिए बाजार जाने का विचार कर रहे हैं तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,26,100 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,37,550 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,03,200 रुपए पर चल रहे हैं। चांदी 2,47,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों का नवीनतम भाव। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,03,200 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,03,100 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,03,050 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,05,750 रुपये 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,26,100 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,26,000 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,25,950 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,26,800 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,37,550 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,37,450 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,37,400 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,37,460 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम मेकिंग डीलर मार्जिन के कारण अंतर। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,470 रुपये 100 ग्राम, 24,700 रुपये 2,47,000 रुपये प्रति किग्रा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,65,000 रुपये प्रति किग्रा। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम, स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बढ़त बनी हुई है।